हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटिक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं MPSC 004 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ की फ्री PDF अवेलेबल होती है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। भले आप ये पुरानी वीडियोस में देख चुके हो बट आज फिर से आपको ही सुनना होगा, आज कुछ अलग भी है। ठीक है, तो पहले तो हम वही बात कर लेते हैं कि इन वीडियोस के अंदर हम कवर कर रहे हैं आपके पिछले 5 साल के जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, लास्ट जो आपके प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस है वो, प्लस हमने उनको यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया है और सेम उन्हीं यूनिट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ले लिए हैं। तो कुल मिला के हम शॉर्ट टाइम में पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर को कवर कर रहे हैं। तो अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सब, मतलब जितने भी एग्जाम हुए जिनकी हमने वीडियो बनाई है, सब में यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस आए हैं मे बी। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो भी आपके कॉलेज ग्रुप्स हैं या फिर फ्रेंड सर्कल है, हर जगह। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को इंस्टा पे कमेंट आया था और DM आया था और यूट्यूब पे कमेंट आया था कि मैम सेकेंड ईयर के लिए सब्जेक्ट्स बता दो। तो मैं आपको सब्जेक्ट्स बता चुकी हूँ। जिन बच्चों को भी डाउट है वो इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़, थैंक यू उन लोगों को जिन्होंने सपोर्ट दिखाया और मेंबरशिप ज्वाइन करी है, और जो नॉन मेंबर नहीं भी हैं या मेंबर हैं, आप जो लोग जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो उन सभी के लिए भी थैंक यू। ठीक है, चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जामिन सावरकर्स व्यूज ऑन नेशन एंड द स्टेट। देखो वैसे तो ये तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बट मैं कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप नोट कर लो। पहला क्वेश्चन पार्ट थर्ड में से देखो, जब आप पार्ट थर्ड देखोगे ना तो उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन बनेंगे। एक गांधी के ऊपर, एक नेहरू के ऊपर और टैगोर या अम्बेडकर में से कोई एक आ सकता है या फिर दोनों आ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन बन सकता है और फर्स्ट वीडियो में से तो बनेगा 1 या 2 उसमें से भी बनेगा। तो तीनों वीडियो को जितनी बार हो सके उतनी बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, वापस आते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि जो VD सावरकर हैं उनके क्या व्यूज थे नेशन और स्टेट को लेके। VD सावरकर का पूरा नाम क्या है, विनायक दामोदर सावरकर। ये एक फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, ये एक राइटर थे और हिंदुत्व के सबसे नहीं बट वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंकर थे। हिंदुत्व, हिंदुइज्म क्या है, बहुत आसान भाषा में समझेंगे। देखो VD सावरकर, और अभी हम MSD के बारे में पढ़ेंगे, तो इनका ये मानना था कि इंडिया एक पवित्र भूमि है, एक पुण्य भूमि है जो कि पूरी तरीके से बिलोंग करती है हिंदूज से। ठीक है, हिंदूज के कल्चर से, हिंदूज के प्रैक्टिसेस से, हिंदूज के बिलीफ से, हिंदूज के ट्रेडिशन से। मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं वो जो हिंदू हैं उनके लिए वो बहुत होली रिवर्स हैं। लाइक हम उनको वर्शिप करते हैं, है ना। ठीक है, हम पूजा करते हैं। अगर मैं गंगा की बात करूं, मैं यमुना की बात करूं, या अलग अलग नामों से जानी जाती है हर जगह नदियां। ठीक है, भारत में ही जैसे उज्जैन में आप शिप्रा को जानते हो, शिप्रा के नाम से नदी को जानते हो। ठीक है, तो ये जितनी भी नदियां हैं जो हिंदू हैं उनके लिए ये होली रिवर है, हम इनकी पूजा करते हैं। बट क्या जो बाकी रिलीजन के लोग हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं और जो भी हैं, क्या वो भी सेम रिवर्स को ऐसे पूजा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनके कल्चर में नहीं है, उनका कल्चर अलग है। तो VD सावरकर और MSD का यहाँ पे यही कहना था कि भाई इंडिया, ये जो लैंड है ये हिंदूज का लैंड है, क्योंकि यहाँ पे कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीफ, हर एक चीज़ हिंदू से ही यहाँ पे लिंक करती है। ठीक है, तो इनका मानना ये था कि वन नेशन है तो वन कल्चर और वन आइडेंटिटी हो। बाकी अब देखो आगे के पढ़ते हैं, क्लियर होता रहेगा। फर्स्ट पॉइंट है नेशन बेस्ड ऑन कॉमन कल्चर, यानी कि ये जो नेशन है ये कॉमन कल्चर के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। कॉमन कल्चर जैसे कि हिंदुत्व, जैसे कि सावरकर का ये मानना था कि इंडिया है ना, भारत, ये जो नेशन है ये सिर्फ एक लैंड नहीं है बल्कि ये एक प्लेस है, ये एक जगह है जहाँ पे सब शेयर करते हैं कॉमन कल्चर को, कॉमन हिस्ट्री को। हम महाभारत की बात करें या फिर हम जो भी पास में अगर लड़ाइयाँ रही हैं, वॉर्स हुए हैं या फिर अच्छी चीज़ें हुई हैं, जो भी हुआ है, तो मतलब जो भी इंडिया में रह रहा है सब कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री और कॉमन रिलीजन को ही शेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सावरकर के लिए जो हिंदूज हैं वो ट्रू नेशन बिल्डर्स हैं। कैसे? क्योंकि जो हिंदूज हैं वो इंडिया को देखते हैं एक पुण्य भूमि,
एक होली लैंड के तौर पे, एक पितृभूमि यानी कि फादरलैंड के तौर पे, क्या जो बाकी रिलीजन्स हैं वो इस नजरिए से देख पाएंगे, है ना। ये था वीडी सावरकर का मानना। दूसरा ये चाहते थे वन नेशन एंड वन आइडेंटिटी, यानी कि वो चाहते थे कि इंडिया यूनाइटेड हो जाए वन नेशनल आइडेंटिटी से, और वो आइडेंटिटी किसके ऊपर बेस हो, हिंदू वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। साथ ही साथ ही बिलीव रिलीजियस माइनॉरिटीज कैन लिव इन इंडिया बट दे शुड एक्सेप्ट द नेशनल कल्चर, यानी कि यहाँ पे इनका ये मानना था कि जो बाकी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज भी हैं वो भी भारत के अंदर रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको जो नेशनल कल्चर होगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है स्ट्रॉन्ग स्टेट विद डिसिप्लिन। सावरकर सपोर्ट करते थे एक ऐसे स्टेट को जो कि पावरफुल हो, जो कि डिसिप्लिन हो, जो कि अपने नेशन को और अपने नेशन के कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। ही बिलीव्ड इन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, नेशनल प्राइड एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। इनका मानना था एक स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, नेशनल प्राइड और मिलिट्री स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। इवन दो ये बात करते हैं यहाँ पे हिंदू कल्चर के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, लेकिन ये बोलते थे कि रिलीजन को हमें स्टेट से सेपरेट रखना चाहिए, है ना, दोनों अलग है। एंड ही ऑल्सो बिलीव द स्टेट शुड ट्रीट ऑल सिटीजन इक्वली रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, की जो स्टेट है उसमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। कुल मिला के किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं थे, ये बस ये कहना चाह रहे थे कि इंडिया जो है वो एक पवित्र भूमि है जो कि हिंदू से बिलोंग करती है, ठीक है। तो जो रिस्पेक्ट हिंदू इसको दे सकते हैं वो और कोई नहीं दे सकता, तो यहाँ पे वन कॉमन कल्चर होना चाहिए और बाकी सबको उसको फॉलो करना चाहिए, बस, ठीक है, इतना था। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन एम.एस. गोवलकर व्यूज ऑन हिंदू नेशनलिज्म और हिंदुत्व, यानी कि हमें यहाँ बताना है सेम एम.एस. जो गोवलकर थे, एम.एस.जी, इनके क्या व्यूज थे हिंदुत्व को लेके। अभी हमने वी.डी. सावरकर के व्यूज पढ़े थे, अब हम एम.एस.जी के पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एम.एस.जी का क्या कहना था, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये सेकेंड चीफ थे किसके, आरएसएस के, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर थे हिंदू नेशनलिज्म के, जिसे हम हिंदुत्व भी बोलते हैं, क्योंकि देखो आरएसएस को उसी से जोड़ा जाता है और ये आरएसएस के सेकंड चीफ रह चुके हैं, ठीक है। अब इनके भी हिंदुत्व के ऊपर क्या विचार थे वो देख लेते हैं। पहला, इंडिया एज अ हिंदू राष्ट्र नेशन, यानी ये इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखते हैं। क्यों देखते हैं, अभी हम पहले पढ़ के आए हैं, सेम थ्योरी इनकी भी है। गोवलकर बिलीव दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ हिंदूज। इनका यह मानना था कि जो भारत है वो हिंदूज का लैंड है, क्योंकि बिकॉज इट इज अ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल होम ऑफ हिंदुइज्म, क्योंकि ये हिंदुइज्म का स्पिरिचुअल और कल्चरल होम है। जैसे मैंने अभी बताया कि चाहे हम गाय की बात करें, या चलो गाय को हटाते हैं, यहाँ पे गाय कहाँ से आ गई, पहाड़ों की बात कर लो, पहाड़ों की भी पूजा होती है ना, हिमाचल साइड, और इसके अलावा नदियों की तो पूजा पूरे भारत में होती है, ऐसे है ना। तो जो कल्चर है, जो स्पिरिचुअल है, वो किसका है, हिंदुइज्म का है। तो ये चाहते थे हिंदू राष्ट्र बने। ही सेड पीपल ऑफ अदर रिलीजन कैन लिव इन इंडिया बट मस्ट एक्सेप्ट इट्स हिंदू कल्चर, जैसा कि सावरकर ने भी बोला था, इनके विचार मिलते जुलते हैं बहुत हद तक, कि जो बाकी रिलीजन के लोग हैं उनसे इंडिया को कोई नहीं बाहर भेजेगा, इंडिया में ही रहेंगे, बट उनको एक्सेप्ट करना चाहिए हिंदू कल्चर को, ठीक है। अगला है वन नेशन वन कल्चर, अगेन सेम, ये सपोर्ट करते थे कल्चरल यूनिटी को और बोलते थे जितने भी इंडियंस हैं, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, उन सभी को कॉमन नेशनल कल्चर को फॉलो करना चाहिए। और क्या है वो कॉमन नेशनल कल्चर, वो हिंदू वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। इनका मानना था कास्ट और रिलीजन के बेस पे अगर आप डिवीजन करते हो तो वो एक नेशन को वीक करता है ना। वरना तो आप धर्म बांटने में और जाति बांटने में और ऊंची जाति नीची जाति इसमें लगे रहोगे तो आप देश का कल्याण कभी नहीं कर पाओगे, है ना। तो इनका मानना था वन नेशन होना चाहिए, वन कल्चर होना चाहिए, सभी उसको फॉलो करेंगे तो शांति रहेगी, ठीक है। चलो अगला है अपोज्ड माइनॉरिटी अपीजमेंट, यानी कि गोवलकर फेल्ट दैट गिविंग स्पेशल राइट टू रिलीजियस माइनॉरिटी कुड हार्म नेशनल यूनिटी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई हर किसी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, है ना, और जो कल्चर है वो मेजॉरिटी के ऊपर बेस होना चाहिए। मेजॉरिटी कौन थी, कौन है, हिंदू, है ना, तो जो कल्चर है वो किसका होना चाहिए, हिंदू का। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे माइनॉरिटीज को जैसे कि मुस्लिम और क्रिश्चियंस को स्पेशल राइट दे देते हो तो वो नेशनल यूनिटी को हार्म पहुंचाएगा, क्योंकि फिर एक मेजॉरिटी भी है जिसको आप हर्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, और आप माइनॉरिटीज को राइट दे रहे हो जो कि फिर नेशनल यूनिटी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अभी हमने बात करी कि जो डिवीजन है कास्ट और रिलीजन का, ये क्या करता है, ये वीक करता है एक नेशन को,
ये सब इन्हीं के विचार थे, मेरे इसमें अपने कोई विचार नहीं है, ठीक है। अगला है इंस्पायर्ड बाय डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने आरएसएस बनाई, क्यों बनाई? आरएसएस एक स्ट्रॉन्ग और वेल ऑर्गेनाइज ग्रुप है जहाँ पे आपको डेली ट्रेन किया जाता है और आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, आपको अपने नेशन के प्रति आपके अंदर एक जज्बा भरा जाता है, ठीक है। इनका ये मानना था कि जो नेशनल स्ट्रेंथ है वो यूनिटी से आएगी, सेल्फलेसनेस से आएगी और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से आएगी। जब तक आप सेल्फिश रहोगे, आप सिर्फ खुद से अपने परिवार से मतलब रखोगे, तो आप एक नेशन को मतलब कैसे कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे, है ना। तो यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फलेसनेस होना ज़रूरी है और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, जो कि आपको डिसिप्लिन सिखाता है, राइट। अगला है क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न आइडियोलॉजी। जो गोवलकर थे वो बिल्कुल खिलाफ थे वेस्टर्न आइडियाज़ के, जैसे कि कम्युनिज्म और ब्लाइंड डेमोक्रेसी, ठीक है। ये नहीं चाहते थे कि हम कोई भी बाहर का कंसेप्ट फॉलो करें या कॉपी करें। इनका ये मानना था कि भाई इंडिया का जो एंशियंट ट्रेडिशन चलता आ रहा है, जो धर्म में चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये वेस्ट से कॉपी वाली बात किसी और ने भी कही थी, आई गेस हम पार्ट 1 में शायद पढ़ेंगे या इसी पार्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। पहला है जिन्नास कंट्रीब्यूशन टू द टू नेशन थ्योरी। मोहम्मद अली जिन्ना की बात हो रही है यहाँ पे। टू नेशन थ्योरी क्या थी बताना है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इसका उसमें। अगला है मोहम्मद इकबाल्स आइडिया और नेशनलिज्म एंड इज कंट्रीब्यूशन टू द मुस्लिम थॉट। इंडिया के अंदर जो मुस्लिम थॉट रहे आज़ादी के टाइम पे या आज़ादी से पहले, ठीक है, तो वो बताना है यहाँ पे मोहम्मद इकबाल का क्या आइडिया था नेशनलिज्म को लेके। शुरू करते हैं जिन्ना की टू नेशन थ्योरी से। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम्स के लिए एक मेन वॉइस बनी, ठीक है, बना, राइट। ये एक लीडर थे मुस्लिम लीग के। मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है। ये वॉइस थे मुस्लिम्स की। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग को किस लिए बनाया गया था और क्या था टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट, बहुत देखो आसान भाषा में समझते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का ये मानना था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों बहुत अलग हैं, दोनों के कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, वैल्यूज, बिलीव्स सब कुछ बहुत अलग है, तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, तो ज़रूरत है सेपरेट नेशन की। तो बस जो मोहम्मद अली जिन्ना था ये चाहता था कि अलग एक देश बने जो सिर्फ मुस्लिम्स का हो और अलग देश जो कि सिर्फ हिंदूज का हो, और फिर वो हुआ भी, ठीक है। अब फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं। पहला है लीडर ऑफ मुस्लिम लीग यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना बिकम द मेन वॉइस ऑफ मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया थ्रू द मुस्लिम लीग। अगला है प्रमोटेड टू नेशन थ्योरी यानी कि जिन्ना ने बोला कि हिंदू और मुस्लिम में दोनों सेपरेट नेशंस बनने चाहिए, क्योंकि दोनों के बहुत ही विपरीत, बहुत ही अलग रिलीजन, कल्चर और ट्रेडिशन है, कुछ भी तो सेम नहीं है ना। जिन्ना का यहाँ पे मानना था एक साथ एक देश में ये शांति से नहीं रह सकते, ठीक है। दे कुडेंट लिव टुगेदर पीसफुल इन वन कंट्री। सो इसलिए इसकी डिमांड थी कि सेपरेट कर दिया जाए हिंदूज को और मुस्लिम्स को। उसके बाद डिमांड रखी फिर इसने पाकिस्तान की। अब जो टू नेशन थ्योरी है इसी के बेस पे जो है पाकिस्तान की डिमांड रखी गई। कब? 1940 में। किसने डिमांड रखी? जिन्ना ने रखी एक सेपरेट कंट्री की, भाई मुस्लिम्स के लिए तो पाकिस्तान दे दो, बना दो, है ना। एंड ही लेड द मूवमेंट दैट फाइनली रिजल्ट इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947। उसके बाद मूवमेंट हुआ और सारी चीज़ें हुई, वो हिस्ट्री आप जानते ही हो, उसमें हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे हिस्ट्री में। तो फिर क्या हुआ, फिर 1947 में यहाँ पे पार्टीशन हुआ और फिर पाकिस्तान अलग और हिंदुस्तान यानी इंडिया भारत अलग, ठीक है। अगला है मोहम्मद इकबाल्स आइडियाज ऑन नेशनलिज्म एंड मुस्लिम थॉट। जो मोहम्मद इकबाल है इनका क्या आइडिया है कि मुस्लिम थॉट या नेशनलिज्म को लेके। पहले स्पिरिचुअल नेशनलिज्म यानी कि ये जो इकबाल है ही बिलीव ट्रू यूनिटी कम्स फ्रॉम रिलीजन नॉट जस्ट जियोग्राफी। इसका ये मानना था कि जियोग्राफी में रह के ट्रू यूनिटी नहीं आती, वो सिर्फ रिलीजन से आती है। ही सेड कि मुस्लिम्स को एक सेपरेट नेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अगेन सेम चीज़ कि हिंदू और मुस्लिम दोनों बहुत ही ऑपोजिट हैं, दोनों विपरीत हैं। रिलीजन से लेके कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीव्स, मान्यताएं सब कुछ ही बहुत अलग है। तो सिर्फ ज्योग्राफी यानी कि सब भारत में रहते आए हैं, इंडिया में रहते आए हैं, इसलिए यूनिटी बन जाए, नहीं। इसको लगता था कि रिलीजन से यूनिटी आएगी। दैट्स वाई इन्होंने जिन्ना और इसने इकबाल ने मिलकर क्या किया, डिमांड की पाकिस्तान की सेपरेट नेशन की, ठीक है। और ये कोई आम नाम नहीं है, इसको स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान भी बोला जाता है, राइट। तो फिर इसने डिमांड रखी कि एक सेपरेट नेशन होना चाहिए जो कि सिर्फ इस्लामिक वैल्यूज़ और कल्चर के ऊपर बेस होना चाहिए, है ना, जो कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए होगा और बाकी फिर हिंदू। अगला है आइडिया ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट।
1930 में इकबाल ने एक आइडिया दिया कि दैट मुस्लिम्स इन इंडिया शुड हैव देयर ओन लैंड, कि भाई इंडिया के अंदर जितने मुसलमान हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उनके पास अपना खुद का लैंड होना चाहिए, उनके पास उनकी खुद की जगह होनी चाहिए। और फिर ऐसे ही चलता रहा और आगे जाके पाकिस्तान बन गया। ठीक है, अगला है पोइट एंड थिंकर। आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सिमिलर था, तो भाई वो एक चैप्टर से था, ये थर्ड और फोर्थ ये एक चैप्टर से है। ठीक है, अगर आपने बुक का कंटेंट देखा है तो ये यूनिट्स हैं, जिसमें जैसे जो हिंदुत्व वाले 2 थे वो हमने शुरू में पढ़ लिए, MSG और वीडी सावरकर। अब ये मुस्लिम थॉट वाले हम पढ़ रहे हैं। ऐसे फिर आगे विमेंस के लिए जिन्होंने किया वो सोशल रिफॉर्मिस्ट जो थे वो, तो ऐसे ऐसे करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्किप मत करना, सारे अच्छे से देख लेना। अगला है पोइट एंड थिंकर। सो मोहम्मद इकबाल ये पोइट्री भी लिखते थे और स्पीचेस भी दिया करते थे। मतलब मुस्लिम यूथ के लिए काफ़ी इन्होंने इंस्पिरेशन का काम किया है। मतलब बहुत बताया है कि इस्लामिक वैल्यूज़ के हिसाब से चलो, इस्लामिक कल्चर के हिसाब से चलो, अपने लिए अलग नेशन की डिमांड रखो, है ना। और फिर पाकिस्तान बन जाता है और ही इज़ नोन एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, सेम चैप्टर से है। एनालाइज सर सैयद अहमद खान व्यूज ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। लेकिन इनका केस थोड़ा अलग है। ठीक है, इन्होंने AMU भी बनाई है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, सर सैयद अहमद खान व्यूज ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी। पहला, बिलीव्ड इन फ्रेंडशिप एंड पीस। देखो इनके जो विचार थे ना वो धीरे धीरे बदले, है ना, समय के साथ जो बदलना होता है ना वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। पहला है बिलीव्ड इन फ्रेंडशिप एंड पीस, यानी कि जो सर सैयद अहमद खान थे, इनका मानना था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के अंदर इनका मानना था कि जो हिंदू और मुस्लिम है वो ब्रदर्स हैं। ठीक है, भाईचारा है आपस में, तो एक साथ रह सकते हैं। जब सेंचुरी से रहते आ रहे हैं तो आगे भी रहेंगे, एक दूसरे के रिलीजन के रिस्पेक्ट करेंगे और आराम से रहेंगे। ठीक है, अगला, वरीड अबाउट पॉलिटिकल डिफरेंसेस। लेकिन अब क्या होता है, अब इनको ये डर सताने लगता है क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के साथ कुछ काम करते थे। ठीक है, तो इनका ये था कि अब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो मेजॉरिटी कौन है इंडिया में, हिंदूज, राइट। और पार्टी कौन सी बनेगी, INC। और INC को उस टाइम हिंदुओं की पार्टी या हिंदू के सपोर्ट वाली पार्टी बोला जाता था। तो फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जैसे कि कंपेयर करके एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो दलित हैं उनको उठाने का काम किया कि भाई आप उठो, एजुकेशन लो, एजुकेशन में बहुत पावर है, तभी तो आप खुद को अपलिफ्ट कर पाओगे, है ना। ऐसे यहाँ पे इन्होंने मुस्लिम्स को बताया कि भाई अपने आप को एजुकेशन के थ्रू पावरफुल बनाओ, है ना, आगे बढ़ो, जॉब्स करो, पढ़ो लिखो, है ना, बड़ी पोस्ट पे लगो, ये सारी चीज़ें। इसलिए इन्होंने AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बनाई थी। ठीक है, पहले में हमने क्या देखा, ये फ्रेंडशिप और पीस में विश्वास रखते थे कि भाई हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, आपस में सब भाई हैं, प्यार से रहेंगे, बहुत सालों से रहते आ रहे, आगे भी रहेंगे। ठीक है, अगला है वरिड अबाउट पॉलिटिकल डिफरेंसेस। लेकिन बाद में क्या होता है, पॉलिटिकल गोल्स जो थे हिंदूज के अलग थे और मुस्लिम्स के अलग थे। भाई देखो यहाँ पे वही है कि दोनों ऑपोजिट हैं। तो हिंदूज के गोल्स अलग थे कि हमें ये करना है, ये करना है, और जो मुस्लिम्स थे उनको अलग इस्लामिक कल्चर के हिसाब से चलना था, तो उनके गोल्स अलग थे, राइट। सो ही सेड बोथ ग्रुप्स नीड सेपरेट पॉलिटिकल वॉइस टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। अब इन्होंने बोला कि यहाँ पे दोनों ही जो ग्रुप है, हिंदू और मुस्लिम, दोनों के अलग अलग राइट्स हैं और उन्हीं राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेपरेट पॉलिटिकल वॉइस चाहिए। तो वो अभी जो पढ़ के आए हैं ना पीछे से, वो जिन्ना और इकबाल, है ना, वो क्या थे, वो मुस्लिम्स की पॉलिटिकल वॉइस थी। और कह सकते हो वीडी सावरकर और MSG हिंदुओं की। ठीक है, प्रमोटेड रेस्पेक्ट एंड नॉट कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन भले ये कह रहे थे कि सेपरेट इंटरेस्ट है और अलग वॉइस होनी चाहिए हिंदू मुस्लिम्स की, लेकिन यहाँ पे ये हेट्रेड और वायलेंस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। इनका मानना था कि देखो अंडरस्टैंडिंग से और डायलॉग से, बातचीत से जो है चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो ये नहीं कर रहे थे कि चलो हिंदू मुस्लिम हाथ में भाला ले लो और चलो लड़ाई करो, नहीं, ये बस बोल रहे थे कि अलग अलग पॉलिटिकल गोल्स हैं और अलग अलग जो है आप कल्चर से हो, रिलीजन से हो, तो फिर आपको ज़रूरत है आप अलग अलग अपने जो नेशंस हैं उसमें रहो, राइट। सो इन शॉर्ट सर सैयद अहमद खान सपोर्टेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी बट लेटर बिलीव्ड इन सेपरेट पॉलिटिकल नीड वाइल ऑलवेज प्रमोटिंग पीस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस ट्रेंड इन मुस्लिम थिंकिंग इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया चैप्टर से आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे मैं बताना है कि प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे मुस्लिम थिंकिंग क्या थी, कैसे ट्रेंड्स चल रहे थे। पहला है फोकस ऑन एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स, यानी कि बहुत सारे जो मुस्लिम थिंकर्स थे जैसे कि सर सैयद अहमद खान जो अभी हम पढ़कर आए हैं, ये
काफ़ी इनकरेज थे मॉडर्न एजुकेशन से, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स के साथ काम किया करते थे, राइट। तो ये इंग्लिश और साइंस इन सभी से काफ़ी ज़्यादा इनको ये था कि भाई ये तो अपनी कम्युनिटी को सिखाना ही पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने स्कूल्स खोले, इन्होंने कॉलेजेस बनवाए, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। AMU का पहले नाम क्या था हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होगा, पता है तो कमेंट करना कि AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहला नाम क्या था। ये तो चेंज करके दोबारा बना था, ठीक है। तो मुस्लिम्स की प्रोग्रेस के लिए, जिससे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो खुद को एम्पावर करे थ्रू एजुकेशन, इन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन करने शुरू कर दिए। दिस थिंकिंग हेल्प द कम्युनिटी कैच अप विद मॉडर्न आइडियाज एंड रिड्यूस सोशल बैकवर्डनेस। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ सोशल बैकवर्डनेस से निकल के और मॉडर्न आइडियाज की तरफ ये जो कम्युनिटी थी आगे बढ़ रही थी, ठीक है। अगला है एम्फसाइजेज ऑन यूनिटी एंड नेशनलिज्म। कुछ मुस्लिम लीडर्स ऐसे थे जिनका ये मानना था कि भाई जो हिंदू और मुस्लिम है वो यूनाइटेड है, ठीक है, इंडिया की जो फ्रीडम है उसमें उन्हें एक साथ रहना चाहिए। और ये कौन थे लीडर्स, लाइक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने सपोर्ट किया था इंडियन नेशनलिज्म को ओवर रिलीजियस डिवीजन। इन्होंने ये नहीं किया था कि भारत में जो हिंदू हैं सिर्फ वही ब्रिटिशर्स के लिए लड़ेंगे, जो मुस्लिम्स हैं वो नहीं लड़ेंगे। इनका मानना था कि भाई सब रह रहे हो तो सब लड़ो। बट बहुत सारे ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि नहीं, ये तो जैसे जिन्ना और इकबाल जैसे ये तो आपस में ही लड़ रहे थे, है ना। सो दिस शोड दैट मुस्लिम थॉट इंक्लूड आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड नेशनल यूनिटी। Spiritual and ethical strength. Muslim thinkers highlighted justice, equality, and more values in Islam. Thinkers like Iqbal and Ashraf Ali focused on spiritual development, ethical living. These ideas help shape moral reform movement within the Muslim community. देखो जैसा आपने देखा कि जो अबुल कलाम आज़ाद थे या फिर जो सर सैयद अहमद खान थे, ये कहीं ना कहीं यूनिटी को सपोर्ट करते थे, सपोर्ट नहीं करते थे तो हेट भी नहीं करते थे। बट यहाँ पे वही दूसरी तरफ ये जो इकबाल है, अशरफ अली है, इनका फोकस था सिर्फ एथिकल लिविंग और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी इनको तो बस अलग ही करना था, हिंदूज को अलग और मुस्लिम्स को अलग, ठीक है। इन शॉर्ट, मुस्लिम थिंकिंग इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया हैड मेनी स्ट्रेंथ। पहला, प्रमोटेड मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट किया। अब एक कारण ये भी था, सर सैयद अहमद खान का ये मानना था कि भाई जो आज़ादी का जो स्ट्रगल ये जो चल रहा है पूरा आज़ादी के लिए, तो जो मुस्लिम्स हैं उनको इसका पार्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो माइनॉरिटी है। और अगर INC आ गई तो उनको लग रहा था अलग अलग पॉलिटिकल गोल्स हैं, तो वो चाहते थे कि जो मुस्लिम्स हैं वो फटाफट से अपना एजुकेशन पे ध्यान दें और आगे बढ़ें, ठीक है। तो मॉडर्न एजुकेशन को उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया, साथ ही साथ नेशनल यूनिटी को भी एनकरेज किया, एम्फसाइज किया स्पिरिचुअल मॉरल ग्रोथ को, एंड दीज आइडियाज हेल्प इन बोथ कम्युनिटी प्रोग्रेस एंड इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब पंडित रामाबाई's कंट्रीब्यूशन टू विमेन्स राइट्स एंड रिफॉर्म्स। पंडिता जो है, ये रामाबाई जो है, जो पंडिता है, ये इनको एक क्या मिला था, एक टाइटल मिला था, ठीक है, एक ऑनर मिला था। क्यों? क्योंकि इनको संस्कृत की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, इनके फादर ने इनको संस्कृत के और जो हमारे स्क्रिप्चुअल टेक्स्ट हैं उन सबकी बहुत नॉलेज दी हुई थी, इसलिए इनको ये टाइटल मिला था, ठीक है। तो जो पंडित रामाबाई हैं, विमेंस राइट्स एंड रिफॉर्म्स में क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है वो पढ़ते हैं। पहला थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जो पंडित रामाबाई हैं वो ग्रेट सोशल रिफॉर्मर रही हैं, वो स्कॉलर थी, इन्होंने बुक्स भी लिखी थी जैसे कि द हाई कास्ट हिंदू विमेन और स्त्री धर्म नीति, है ना। इन्होंने किताबें भी लिखी हैं काफ़ी, ऑर्फनेज वगैरह भी काफ़ी बनाए हैं, है ना, विडोज़ के लिए भी बहुत कुछ किया है। खैर चलो देखते हैं। तो जो पंडित रामाबाई है वो एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर रही, स्कॉलर रही, और विमेंस राइट के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, लिटरली बहुत कुछ किया है 19th सेंचुरी में, क्योंकि इन्होंने फेस किया था वो सब। सो ये पहली विमेन थी जो कि विमेंस एजुकेशन और फ्रीडम के लिए, मतलब वन ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, वो थी जो कि ये लड़ रही थी, फाइट कर रही थी, क्योंकि ये खुद एक ब्राह्मण फैमिली से आती थी। बट उसके बाद भी इनके पेरेंट्स के बचपन में डेथ हो गई थी जब ये छोटी थी, ठीक है, फेमाइन के थ्रू। उसके बाद इन्होंने शादी करी, बट फिर ये विधवा हो गई। तो इन्होंने देखा कि हाई कास्ट से होने के बाद भी जो विधवाएं हैं, जो विडोज हैं, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक स्कॉलर थी, विमेंस राइट के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। ये वन ऑफ द फर्स्ट विमेन थी जिन्होंने बहुत ही खुल के लड़ाई लड़ी विमेंस एजुकेशन और फ्रीडम के लिए। जो पंडित रामाबाई थी वो 1858 में इन्होंने एक ब्राह्मण फैमिली के अंदर जन्म लिया, जो कि बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे, बट इनके जो फादर थे वो एक संस्कृत स्कॉलर थे।
और उनका बहुत मानना था कि जो विमेन्स है उनको एजुकेट करना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने इनको संस्कृत भी सिखाई थी, पढ़ाई थी। लेकिन एक फेमाइन के थ्रू इनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, उसके बाद ये अपने ब्रदर के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, बट फिर इनको पॉवर्टी और हार्डशिप्स बहुत सब फेस करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनको इनकी नॉलेज की वजह से, नॉलेज कौन सी, जो इनके फादर ने इनको दी थी संस्कृत के बारे में, ठीक है, और हिंदू स्क्रिप्चर्स, इनको एक टाइटल मिलता है पंडिता, ठीक है। उसके बाद ये इंग्लैंड जाती हैं। इंग्लैंड जाने के बाद, मतलब इंग्लैंड जाने से पहले इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, विडो हो जाती है। उसके बाद ये क्या करती हैं, ये इंग्लैंड जाती है और वहाँ पे ये क्रिश्चियनिटी, मतलब जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे ना, उनको देख के और उनका लव और सारी चीज़ें देख के इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है कि ये क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं। और आई गेस इनकी डॉटर भी इनके साथ होती है, वो भी अपना लेती है 1883 में। बट ये इनका पर्सनल डिसीजन था, इन्होंने कभी भी इंडिया में वापस आके, ये महाराष्ट्र की थी, कभी किसी को फोर्स नहीं किया कि आप भी क्रिश्चियनिटी को अपना लो, क्रिश्चियन बन जाओ। ये इनका पर्सनल डिसीजन था, ठीक है। अब इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बढ़ते हैं। पहले है प्रमोटेड विमेन्स एजुकेशन, यानी कि इनका मानना था कि भाई अगर विमेन एम्पावरमेंट करना है तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप खुद ही के एग्जाम्पल से समझो, अगर आप घर में, मतलब आप एक लड़की हो, आपकी फैमिली के जो विचार हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे खुले विचार की फैमिली नहीं है, बट अगर आप बचपन से पढ़ने लिखने में अच्छी हो तो कहीं ना कहीं फैमिली भी एक बार को शायद हो जाती है कि नहीं भाई इसको तो पढ़ना लिखना है, कुछ बड़ा करेगी, करना है। बट आपका खुद ही कुछ नहीं है तो एक टाइम पे फिर क्या ही होगा, घर का काम और शादी हुई। बट वहीं पे अगर आपके पास एजुकेशन है, आप पढ़े लिखे हो, तो आप इंडिपेंडेंट बनोगे, है ना। फिर आप डॉक्टर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, पायलट, पुलिस, कुछ भी, मतलब जो भी आप बनना चाहो बन सकते हो। लेकिन एम्पावरमेंट के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। जैसे कि इन्होंने विडोज़ के लिए भी काम किया, तो जो विडोज़ थी अगर वो पढ़ी लिखी होती तो वो लाइफ में आगे कुछ कर लेती, बट नहीं कर पाई, है ना। इसलिए इन्होंने स्कूल्स और हॉस्टल्स खोले लड़कियों के लिए, विडोज़ के लिए और ऑर्फन्स के लिए। अगला है सपोर्ट फॉर विडोज़, क्योंकि भाई इन हर टाइम, यानी कि जब ये खुद विधवा हुई थी, जब विडो हुई थी, इन्होंने देखा कि हाई कास्ट यानी ब्राह्मण फैमिली से होने के बाद भी कितना ख़राब ट्रीटमेंट इनके साथ हुआ। ट्रीटमेंट क्या था, देखो ट्रीटमेंट ये होता था कि आप वाइट कपड़े पहनोगे, आप बिल्कुल भी सजो धजोगे नहीं, किसी फेस्टिवल में नहीं जाओगे, ज़्यादा लोगों के सामने नहीं जाओगे, मुंह ढक के रहोगे, एक कमरे में रहोगे, सबसे अलग रहोगे, सोशल गैदरिंग्स का आप हिस्सा नहीं बनोगे। तो इन्होंने इतना सा फेस किया, तो सोचो जो लोअर कास्ट के विमेंस उनको क्या क्या फेस करना पड़ता होगा, है ना। सो इसलिए इन्होंने शेल्टर प्रोवाइड कराया, एजुकेशन दी और उन सभी विडोज़ को एक होप दी लाइफ को लेके कि आगे बहुत कुछ है, ठीक है। और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने जो हॉस्टल खोला उसका नाम था शारदा सदन, यानी कि होम ऑफ लर्निंग, ठीक है। अगला है फॉट अगेंस्ट सोशल एविल्स। सोशल एविल्स के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। क्या है ये सोशल एविल, समाज के दुश्मन कौन है ये। पहला चाइल्ड मैरिज, जिसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। दूसरा सती प्रथा। सती प्रथा में आपको पता ही है विमेंस के साथ क्या किया जाता था, शादी जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी। और अगला है विडोज के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस थे, एक कमरे में रहो, सोशल गैदरिंग का हिस्सा मत बनो, फेस्टिवल नहीं मनाओगी, हंसोगी नहीं, है ना, कुछ भी नहीं कर सकती। तो उन सबके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी कि भाई उनकी भी कुछ जिंदगी है, बची है, राइट। सो शी वॉन्टेड इक्वल राइट्स फॉर वेमेन इन फैमिली, रिलीजन एंड सोसाइटी। ये चाहती थी कि विमेन्स को इक्वल राइट मिले फैमिली, रिलीजन और सोसाइटी में, ठीक है। अगला है स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू बुक्स। इन्होंने बुक्स लिखी जैसे कि द हाई कास्ट हिंदू वेमेन, जिसमें इन्होंने विमेन्स कैसे सफ़र करती हैं और क्या क्या हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो सब बताया। इसके अलावा कैसे विमेन्स को बैडली ट्रीट किया जाता है वो सब भी बताया। और उसके बाद स्त्री धर्म नीति आई और ऐसे कर इन्होंने किताबें लिखी। क्वेश्चन 7 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। पहला है पंडित रामाबाई व्यूज ऑन पेट्रियार्की, ठीक है, अभी पढ़ के आए हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अगला है नेकर्स क्रिटिक ऑफ हिंदुइज्म एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू द राइट्स ऑफ द्रविडियन मूवमेंट। पहला है पंडित रामाबाई व्यूज ऑन पेट्रियार्की। पेट्रियार्की यानी कि पैतृक समाज, जहाँ पे मेल डोमिनेंस होता है, जहाँ पे सारी जो पावर है, जो अथॉरिटी है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, A to Z हर चीज़ एक मेल के हाथ में होती है, यानी कि वहाँ पे एक मेल ही डिसाइड करता है सब कुछ, राइट। तो ये उसके बहुत खिलाफ थी। पहला है अगेंस्ट मेल डोमिनेंस, यानी जो रामाबाई थी वो स्ट्रांगली अपोज करती थी पेट्रियार्कल सिस्टम को, जहाँ पे जो मेंस होते हैं वो कंट्रोल करते हैं विमेंस की लाइफ को, कि आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे, और कितना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कितने बजे घर जाना है, बाहर जाना है, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं एक्सेट्रा, ठीक है। अगला है सपोर्ट फॉर विमेंस एजुकेशन। जैसे कि अभी हम पढ़ के आए कि इन्होंने विमेंस के लिए बहुत कुछ किया है। मतलब बोलते हैं ना, एक होता है कि आवाज़ सिर्फ देना कि भाई हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, तो इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए थे,
ठीक है, ये महाराष्ट्र से थी, मराठी थी। तो इन्होंने विमेंस एजुकेशन को बहुत सपोर्ट किया है। इनका मानना था कि जो सिर्फ एजुकेशन है वही जो विमेंस है उनको फ्री कर सकती हैं सोशल और फैमिली ऑपरेशन से। आज के टाइम पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, इवन हमेशा से एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला है क्रिटिक ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। ये क्रिटिसाइज करती थी उन हिंदू कस्टम्स और ट्रेडिशंस को जो कि खिलाफ होते थे विमेंस के, जैसे कि चाइल्ड मैरिज करा देना, विडोहुड या फिर लैक ऑफ राइट फॉर विमेन। अगला है हेल्प विडोज एंड पुअर विमेन। इन्होंने शारदा सदन खोला विडोज, ऑर्फेन्स और पुअर गर्ल्स को हेल्प करने के लिए। अगला है बिलीव्ड इन विमेन्स फ्रीडम। मेरा गला कुछ टाइम से, एक महीने से बहुत ख़राब चल रहा है, तो मैं हमेशा की तरह वही बोलूँगी, आप एडजस्ट कर लो। अगला है बिलीव्ड इन विमेन्स फ्रीडम, यानी कि जो रामाबाई हैं ये चाहती थी इक्वल राइट्स और डिग्निटी प्रोवाइड हो, मिले किसको, सभी विमेन्स को, फैमिली में भी और सोसाइटी में भी। जो पंडित रामाबाई थी ये बहुत ही स्ट्रांगली खड़ी हुई पेट्रियार्की के खिलाफ। इन्होंने विमेन्स राइट के लिए, विमेन्स एजुकेशन के लिए बहुत सारे एक्शंस लिए। ठीक है, अगला है पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर। मैं अगर गलत इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आप प्लीज़ बता देना, मेरे ख्याल से यही प्रोनाउंसिएशन है, नायकर ही बोलेंगे। क्रिटिक ऑफ हिंदुइज्म एंड रोल इन द्रविडियन मूवमेंट। पहला है क्रिटिक ऑफ कास्ट सिस्टम इन हिंदुइज्म। देखो ये क्या है, जो नायकर है, ठीक है, जो नायकर है ये साउथ से बिलोंग करते हैं, नाम से पता चल रहा है। ये हिंदुइज्म के खिलाफ थे, और क्यों थे, वर्ण सिस्टम की वजह से। वर्ण सिस्टम में क्या होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, देन फिर आपके जो दलित्स और अनटचेबल्स होते हैं इनको हायरार्की पे इनको प्लेस किया जाता है। ठीक है, अब जो ब्राह्मण्स होते हैं वो सबसे हाई माने जाते हैं। कौन कौन होते हैं, देखो इसमें ब्राह्मण्स कौन होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, है ना, और क्षत्रियास होते हैं जो रूलर्स होते हैं, किंग्स होते हैं, वॉरियर्स होते हैं। वैश्यास में आपके आते हैं मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, है ना, बिजनेसमैन, ये सब। और जो आपके शूद्र होते हैं या फिर उसका जो आप दलित मान लो, ये सब कहीं ना कहीं आपके सर्विस क्लास में आ जाते हैं। ठीक है, बट दलित को फिर भी अनटचेबल बोला जाता था, उनको थोड़ा अलग रखा जाता था, तो ये इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे। तो यहाँ पे इन्होंने आवाज़ उठाई द्रविड्स के लिए और बोला कि भाई वर्ण सिस्टम के अंदर जो ब्राह्मण्स को सबसे ऊपर बिठाया गया है, हर चीज़ का कंट्रोल ब्राह्मण्स के पास है, रिलीजन हो, एजुकेशन हो, पॉलिटिक्स हो, ये तो अपने को नहीं चाहिए, है ना। तो यही पूरा सारा हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्रिटिक ऑफ कास्ट सिस्टम इन हिंदुइज्म, यानी कि जो पेरियर थे वो मानते थे कि जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म के अंदर जो वर्ण सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है कास्ट सिस्टम के थ्रू। वही हायरार्की जो भी हमने डिस्कस की है। अगला अगेंस्ट ब्राह्मण डोमिनेंस, यानी कि बिल्कुल खिलाफ थे कि भाई क्यों ब्राह्मण से कंट्रोल लें हर चीज़ के ऊपर, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिक्स। अगला है प्रमोटेड रैशनल थिंकिंग। ही आस्क पीपल टू यूज लॉजिक एंड रीजन, नॉट जस्ट फॉलो रिलीजियस ट्रेडिशंस ब्लाइंडली। यहाँ पे ये लोगों से बोलते थे कि भाई थोड़ा लॉजिक और रीजन का इस्तेमाल करो, है ना, ब्लाइंडली सारे रिलीजियस ट्रेडिशंस को फॉलो मत करो, हर चीज़ में लॉजिक लगाओ, तभी तुम ऊपर उठ पाओगे। जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलित्स को बोला था कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, एजुकेशन करो, अपने आप को अपलिफ्ट करो, कोई और नहीं आएगा करने के लिए, है ना। अगला है सपोर्ट फॉर द्रविडियन आइडेंटिटी, यानी कि स्टार्टेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट विच लेटर इंस्पायर्ड द द्रविडियन मूवमेंट इन तमिलनाडु। इन्होंने मूवमेंट शुरू करा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के नाम से। ये जो द्रविडियन मूवमेंट है ये हम MPSC 8 में भी पढ़ने वाले हैं, या आई गेस 7 में। ठीक है, तो इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू करा, जो कि बाद में फिर द्रविडियन मूवमेंट इसका नाम पड़ गया तमिलनाडु के अंदर, जहाँ पे इन्होंने सोशल जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ी कि इनका मानना था कि भाई विमेंस को राइट मिलने चाहिए, जो नॉन ब्राह्मण्स हैं उनके लिए भी सोचो, इक्वालिटी दो, जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट दो। तो कुल मिला के जो पेरियर नायकर थे इन्होंने क्रिटिसाइज किया कास्ट बेस्ड हिंदुइज्म को, बोला कि ये इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है, अपने को वर्ण सिस्टम नहीं चाहिए। और इन्होंने द्रविडियन मूवमेंट शुरू करा, जिससे कि जो साउथ इंडिया के अंदर नॉन ब्राह्मण्स थे या फिर जो लोअर कास्ट के लोग थे उन सबको ये अपलिफ्ट कर सकें और सोशल इक्वालिटी को के कंसेप्ट को ला सकें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ EMS नंबूदरीपद। चलो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। EMS नंबूदरीपद एक फ्रीडम फाइटर रहे, एक सोशलिस्ट रहे, मार्क्सिस्ट थिंकर रहे, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लेना कि ये थे पहले कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, फर्स्ट कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। और पूरी दुनिया के अंदर एक पहले मिनिस्टर
जो कि सोशलिस्ट पार्टी से आने के बाद भी वोटिंग के द्वारा जीते हैं, वरना हमेशा जब भी सोशलिज्म कहीं ना कहीं आया तो वो रेवोल्यूशन से ही आया है, बट यहाँ पे प्रॉपर वोटिंग हुई थी और ये तब जीते थे। ठीक है, सो जो EMS थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे, सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट थिंकर थे और फर्स्ट कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर थे इंडिया के अंदर कहाँ, केरल। सो ही वॉज फ्रॉम द केरल एंड अ की लीडर इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है इनका देखते हैं। पहला है फर्स्ट इलेक्टेड कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर, यानी कि 1957 में ये बने पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं और पावर में आए हैं थ्रू वोटिंग, ना कि रेवोल्यूशन। दूसरा है लैंड रिफॉर्म्स इन केरल, यानी कि इन्होंने केरल में जब ये चीफ मिनिस्टर बन गए तो एक कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर, राइट, तो इन्होंने फिर जो लैंड रिफॉर्म्स थे उनको बदलना शुरू करा। इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म करा, जहाँ पे जो लैंड लॉर्ड्स होते थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे या जो ज़मींदार होते थे, उन सारे सिस्टम को इन्होंने हटाया और जो पुअर फार्मर्स और टीनेंट्स होते थे उनके लिए इन्होंने लैंड रिफॉर्म करा, उन सभी को लैंड प्रोवाइड कराया। दूसरा, प्रमोटिंग एजुकेशन एंड हेल्थ। जो EMS थे, इन्होंने जो गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको बनवाना शुरू करा, उनको इम्प्रूव करना शुरू करा, जिससे कि लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल सकें। ठीक है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे लोगों की अच्छी खासी केयर हो सके और स्कूल्स में भी जो सब बच्चे हैं वो आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, अगला है सोशल जस्टिस, यानी कि EMS नंबूदिरी ने काम किया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का और दलित और बैकवर्ड क्लासेस को ऊपर उठाने का। देखो, बैकवर्ड क्लास अलग है, बैकवर्ड कास्ट अलग है। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने प्रमोट किया सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर इक्वालिटी को, समानता को। कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, यानी कि EMS ने, यार ऑब्वियस ही बात है ना, ये CPI से बिलोंग करते थे, पहले चीफ मिनिस्टर भी बने कम्युनिस्ट पार्टी से, वोटिंग के थ्रू वो भी, तो इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है इंडिया में CPI को बिल्ड करने को लेके। इन्होंने जो मार्क्सिस्ट आइडियाज़ हैं उनको पूरे इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर फैलाया, स्पेशली केरल के अंदर, तभी ये वहाँ पे फिर वोटिंग के थ्रू जीत पाए। डेमोक्रेसी प्लस सोशलिज्म, यानी कि इनका मानना था कि जो सोशलिज्म है उसको काम करना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, नॉट थ्रू वायलेंस। लेकिन हर जगह सोशलिज्म कैसे आया है, रेवोल्यूशन हुआ है तभी आया है, वायलेंस से ही आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्कस M.N. रॉयज ह्यूमनिस्ट क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म। इनका भी देख लेते हैं क्या भला है ये क्रिटिक्स। तो पहला है जो M.N. रॉय थे, वो एक फ्रीडम फाइटर थे, रेवोल्यूशनरी थे और थिंकर थे, साथ ही साथ वो पहले मार्क्सिस्ट भी थे, बट उसके बाद इनके जो खुद के आइडियाज़ थे वो डेवलप हुए और फिर एक रैडिकल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट हमें देखने को मिला। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, पहले तो ये मार्क्सिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है, आसान भाषा में भी समझते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे। तो ये मार्क्सिज्म को फॉलो करते थे, बट जैसे जैसे ये उसमें बहुत ज़्यादा अंदर मार्क्सिज्म के चले गए ना, इन्होंने डीप स्टडी करी, सो इन्हें रियलाइज़ हुआ कि पूरी दुनिया में कुल मिला के इन्हें एक ही चीज़ दिखती है, रिच और पुअर। इसके अलावा इन्हें दुनिया में कुछ नहीं दिखता। इनकी मतलब मार्क्सिस्ट को लेके, मार्क्सिस्ट के हिसाब से जो वर्कर्स हैं पूरी दुनिया में वही हैं, बाकी जो इंसान है उनके कोई थॉट्स नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ फ्रीडम नहीं है, बस जो वर्कर्स हैं उनके लिए ही सब है। ठीक है, तो फिर ये इससे थोड़ा हटे, इन्होंने खुद के आइडियाज़ को डेवलप करे और फिर रेडिकल ह्यूमनिज्म, यानी कि रेडिकल ह्यूमनिज्म में क्या होता है, ये एक इंडिविजुअल को रख के सेंटर में और उसके इर्द गिर्द सारी बात करते हैं। फटाफट से देख लेते हैं। पहला है हिज क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म, टू मच फोकस ऑन इकोनॉमी। इनका मानना है कि देखो, रॉय ने बोला, जो रॉय थे, इन्होंने कहा जो मार्क्सिज्म है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में सोचते हैं, यानी कि मार्क्सिस्ट के हिसाब से, मार्क्सिज्म के हिसाब से सिर्फ जो इकोनॉमिक कंडीशन है पूरी दुनिया को वही कंट्रोल कर रही है ना। इनका मानना था कि भाई ह्यूमंस वर्कर से बहुत कुछ ज़्यादा है, हर चीज़ से रिच पुअर कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट वर्कर और बिजनेस ओनर तक नहीं होती है भाई, बाकी जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स भी हैं, थॉट्स भी हैं, फ्रीडम भी है और सबके पास है। ठीक है, लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी कि मार्क्सिज्म के अंदर इंडिविजुअल तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ क्लास है, अपर क्लास, लोअर क्लास, रिच क्लास, पुअर क्लास, कहाँ है इंडिविजुअल, है ना। तो रॉय सेड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी सोसाइटी, कि भाई कोई भी समाज हो, मेन तो वहाँ पे इंडिविजुअल है, मेन तो उसकी फ्रीडम है। फेलियर इन प्रैक्टिस, फिर इन्होंने बोला कि जैसे सोवियत यूनियन में ये फेल हो गया, इन्होंने देखा कि कैसे जो मार्क्सिज्म है वो डिक्टेटरशिप की तरफ चला और फिर फेल हो गया। तो इन्होंने बोला नो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स एग्जिस्ट देयर, कि वहाँ पे कोई भी ह्यूमन राइट्स या कोई भी लोकतंत्र डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि देखो जब पब्लिक ओनरशिप आ जाती है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सोच के देखो इंडिया में से सारे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट व्हीकल्स, प्राइवेट आपके हॉस्पिटल्स, प्राइवेट
जनरल स्टोर्स, मार्केट्स, ये सब बंद हो जाए, सिर्फ सब सरकारी रह जाए, तो क्या रहेगा? डिक्टेटरशिप तो हो जाएगी एक तरीके से वो, है ना। अगला है नो मॉरल और एथिकल बेस। मार्क्सिज्म टॉक्स अबाउट क्लास स्ट्रगल बट नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, कि बस क्लास स्ट्रगल की बात करते रहते हैं, बताओ, पुअर क्लास अपर क्लास एक्सप्लॉइट कर दिया ये वो। भाई कुछ राइट और रॉन्ग भी होता है, सही गलत भी होता है। अब वो तो कैपिटलिस्ट हैं, वो भी तो इंसान है, उनके पास तो फ्रीडम है, कैसे आप उनकी फ्रीडम छीन सकते हो, है ना। तो कुल मिला के ये बस ह्यूमंस को ऊपर रखना चाहते थे, बट देख लेते हैं, क्वेश्चन भी आ सकता है। रॉयज ऑल्टरनेटिव, क्या ऑल्टरनेटिव था? रेडिकल ह्यूमनिज्म, यानी यहाँ पे इन्होंने ह्यूमंस को सेंटर में रखा। इन्होंने बोला that every human being is free, thinking and responsible. Society should help people become better human. सोसाइटी को, समाज को ये देखना चाहिए कैसे लोगों की जो लाइफ है और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, लोगों को आगे उठाया जाए, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशंस को ही देखा जाए, है ना। यूज ऑफ रीजन एंड साइंस, इन्होंने बोला सिर्फ जो वायलेंस है, ये जो ब्लाइंड बिलीफ्स हैं, उनको नहीं फॉलो करो, लॉजिक लगाओ, साइंस ढूंढो हर चीज़ में, कि भाई ग्रेजुअल चेंजेस से भी समाज में चीज़ें बदल सकती हैं। जो वर्कर्स हैं, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल चेंज से उनकी जो कंडीशंस हैं वो भी बेटर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि तुम बस ओवरथ्रो कर दो कैपिटलिज्म को रेवोल्यूशन के थ्रू और सोशलिज्म स्थापित करके सब सही हो गया, है ना। अगला है डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअल राइट्स। उन्होंने सपोर्ट किया रियल डेमोक्रेसी को, जहाँ पे लोगों के पास अधिकार होता है, लोग फ्रीडम होती है बोलने की, सोचने की, कुछ भी चूज करने की, एनीथिंग, ठीक है। अगेंस्ट बोथ कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, तो ये दोनों के खिलाफ थे। ये कहते थे कि जो रिच कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म है वो भी खराब है और जो स्टेट कंट्रोल्ड कम्युनिज्म है वो भी खराब है, क्योंकि रिच वाले में बेचारे पुअर वर्कर कहाँ जाएंगे और स्टेट कंट्रोल वाले में जो रिच है वो कहाँ जाएंगे, है भी तो वो भी इंसान ही ना। अगला क्वेश्चन नंबर 10, एग्जामिन द सोशलिस्ट थॉट ऑफ जेपी नारायण एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इन दोनों के नाम के ऊपर दिल्ली में हॉस्पिटल भी है। अगला है जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी। पहला सोशलिज्म, अच्छा ये दोनों मार्क्सिस्ट थिंकर थे आई गेस, ठीक है। पहला है सोशलिज्म विद डेमोक्रेसी, यानी कि इनका मानना था कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होना चाहिए जहाँ पे इक्वालिटी भी मिले और फ्रीडम भी मिले, क्योंकि दोनों ही जरूरी है। सोशलिज्म के अंदर इक्वालिटी मिलती है, डेमोक्रेसी के अंदर फ्रीडम मिलती है। अगला है फोकस ऑन पुअर एंड विलेजेस। इनका मानना था कि भाई गरीबी हटाओ, सबसे पहला काम, जो विलेजेस है उनको अपलिफ्ट करो, जो कॉमन लोग हैं उनको पावर दो, है ना। विलेजेस को अपलिफ्ट कैसे करोगे? उनको रोड्स बना के, हॉस्पिटल्स बना के, स्कूल्स खुलवा के और एजुकेशन और हेल्थ केयर, इन सभी सेक्टर्स में काम करके और पॉवर्टी ख़त्म करके। अगला है पार्टी लेस डेमोक्रेसी। अच्छा इनका ये यहाँ पे मानना था कि भाई जो पॉलिटिक्स है ना उसको पार्टी फाइट्स से फ्री रहना चाहिए, वरना क्या होता है कि जैसे आईएनसी के अंदर ही, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही फिर वो बट गई थी। क्यों? मॉडरेट्स अलग थे और एक्सट्रीमिस्ट अलग थे। जो मॉडरेट्स थे वो कौन थे? जो कि ब्रिटिशर्स को लेटर्स लिखते थे, डायलॉग्स के थ्रू बातचीत करते थे, जो कि सिर्फ रिफॉर्म्स चाहते थे, राइट। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? लाल बालपाल, है ना, जो कि ये जो ट्राइब था ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि भाई हमें कोई सोशल रिफॉर्म नहीं चाहिए, हमें यहाँ कोई जॉब नहीं चाहिए, कोई चेंज नहीं चाहिए, बस इन फ्रीडम, ये फ्रीडम कह रही हूँ, ये जो ब्रिटिशर्स हैं इन्हें उठाओ और उठा के यहाँ से फेंको, हमें संपूर्ण आज़ादी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये कह रहे थे कि जो पार्टीज है ना उनको, जो पॉलिटिक्स है उसको पार्टी फाइट से दूर रहना चाहिए, और मेन जो काम होना चाहिए पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में, वो होना चाहिए कि लोगों को सर्व करना। आप लोगों को सर्व करने आए हो या पार्टीज में बंटवारा और फाइट खेलने आए हो, है ना। अगला है टोटल रेवोल्यूशन। ये जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति या टोटल रेवोल्यूशन का कंसेप्ट कौन लेके आया था। तो जेपी नारायण थे, ये लेके आए थे 1970 में। इन्होंने लीड किया एक पीसफुल मूवमेंट जिसमें ये चाहते थे कंप्लीट चेंज हो जाए, पॉलिटिक्स के अंदर चेंज हो जाए, इकोनॉमी के अंदर चेंज हो जाए, एजुकेशन बदल जाए, सोसाइटी बदल जाए, यानी कि इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए और इन्हें बहुत इम्प्रूव कर दिया जाए। अगला है नॉन वायलेंस एंड मॉरल पॉलिटिक्स। ही बिलीव्ड इन गांधीयन नॉन वायलेंस एंड वांटेड क्लीन ऑनेस्ट पॉलिटिक्स। ये चाहते थे कि जो गांधीयन कंसेप्ट है नॉन वायलेंस को, उसको सपोर्ट करो और क्लीन और ऑनेस्ट पॉलिटिक्स होनी चाहिए। क्लीन और ऑनेस्ट पॉलिटिक्स क्या आती है? डर्टी पॉलिटिक्स क्या आती है? करप्शन। तो उसको ऑपोजिट है क्लीन और ऑनेस्ट पॉलिटिक्स। अब देखते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यानी कि जो हमारे आरएमएल हैं, इनके क्या थॉट्स थे। तो ये चाहते थे सोशलिज्म विद इंडियन टच, यानी कि कह रहे थे कि हर चीज़ वेस्ट से ऐसे कॉपी कर लोगे ना तो उसका फायदा नहीं है। वेस्ट का कल्चर अलग है, वहाँ पे जो सोशलिज्म है अलग तरीके से काम करेगा। इंडिया के अंदर अगर आप सोशलिज्म लेके आओगे तो उसको इंडियन कल्चर के साथ मिलाना पड़ेगा, तब वो काम करेगा। दूसरा है फोकस ऑन कास्ट एंड जेंडर इक्वालिटी। ये बिल्कुल खिलाफ थे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के, जो कि देश को बांटने का काम करता है, और ये पूरा सपोर्ट करते थे कि भाई वुमेन्स को भी राइट मिलने चाहिए। सपोर्ट फॉर बैकवर्ड क्लास,
तो जो राम मनोहर लोहिया थे इन्होंने पुश किया कि भाई जो बैकवर्ड कास्ट है या फिर जो पुअर है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जिससे भी वो एम्पावर हो और अपलिफ्ट हो, ठीक है, इक्वालिटी मिले और जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। साथ ही लेकर आए थे 4 पिलर का कंसेप्ट, यानी कि चौखंबा राज, चौखंबा, चौ यानी 4, खंबा यानी पिलर और राज, चौखंबा राज यानी कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पावर सेंटर के हाथ में होती है। डी यहाँ पे एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन पावर का बंटवारा किस किस के बीच में, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंटर, चारों को अपनी अपनी पावर दे दो कि भाई अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्तर पे तुम देख लो देश कैसे चलाना है। अगला है क्रिटिक ऑफ कांग्रेस। तो जो लोहिया थे ये कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज करते थे कि ये बहुत स्लो काम करते हैं, है ना, ये सिर्फ सोशल चेंज लाने में इतना टाइम लगा देते हैं, इससे तो अच्छा है भाई रेवोल्यूशन नहीं ले आओ, है ना। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो सोशलिस्ट मूवमेंट है इनकी क्या हिस्ट्री रही है। पहला है स्टार्ट विद फ्रीडम मूवमेंट। देखो कहानी की तरह देख लेते हैं फटाफट से। 1920 से ये जो सिलसिला है शुरू हुआ। जो सोशलिस्ट आइडियाज थे वो इंडिया के अंदर आए ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। जो यंग लीडर्स थे वो इक्वालिटी और जस्टिस चाहते थे, किसके लिए, वर्कर और फार्मर्स के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वर्कर्स और फार्मर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था और इसीलिए शायद मिल स्ट्राइक्स हुई और सत्याग्रह हुए और इंडिगो की खेती जो करवाई जा रही थी उसके खिलाफ आवाज़ उठी, ये जो सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वर्कर्स और फार्मर्स को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको इक्वालिटी जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए सोशलिज्म के कंसेप्ट को यहाँ पे लाया गया। 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ तब जो सोशलिज्म की रशिया के अंदर ये सक्सेस थी, इसको देख के जो इंडियन थिंकर्स थे बहुत इंस्पायर हो गए और ज़्यादा रिसर्च शुरू कर दी इसके ऊपर, है ना। उसके बाद फिर 1934 में फॉर्मेशन होता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, एक ग्रुप ऐसे लीडर्स का जिसमें थे जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने शुरू करा इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के अंदर ये ग्रुप, जो कि था एक सोशलिस्ट ग्रुप, जहाँ पे इन्होंने लड़ाई लड़ी इंडिपेंडेंस के खिलाफ एंड मतलब इंडिपेंडेंस के लिए, एंड ऑल्सो वांटेड सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी। अगला है रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो सोशलिस्ट थे इन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया बट ऑल्सो पुश फॉर रेडिकल चेंज लाइक लैंड रिफॉर्मर, वर्कर्स राइट, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 1947 पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में अब ये जो सोशलिस्ट थे ये कांग्रेस पार्टी से सेपरेट हो गए, इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली। पार्टी का नाम था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने काम किया पुअर पीपल के लिए, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए, इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए और करप्शन को मिटाने के लिए। उसके बाद होता है एमरजेंस ऑफ डिफरेंट सोशलिस्ट लीडर्स, यानी कि जो लीडर्स थे जैसे कि राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस और लेटर बाद में जुड़े मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने प्रमोट किया उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर सोशलिस्ट आइडियाज़ को। तो ऐसे ऐसे कर करके जो सोशलिज्म है वो इंडिया के अंदर आ गया। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमें देखने को मिला कि 1976 में इमरजेंसी के टाइम पे जो सोशलिस्ट वर्ड है इसको ऐड किया गया, क्योंकि सोशलिज्म या सोशलिस्ट वर्ड दिखाता है इक्वालिटी को, है ना, रिच और पुअर का गैप खत्म कर रहा है ना, तो इक्वालिटी तो लेके आ रहा है। उसके बाद हुआ डिक्लाइन एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी कि ओवर टाइम के चलते चलते जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो स्प्लिट हो गई बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जो था इनका फिर रिड्यूस हो गया। बट इनके जो आइडियाज़ थे अभी भी इंडियन पॉलिटिक्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, क्योंकि देखो जो भी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं कैपिटलिज्म के अंदर तो कभी नहीं बनेगी, लेकिन जो सोशलिज्म है उनके हिसाब से जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो बनती हैं पुअर्स के लिए, जो कि आज के टाइम पे भी हमें देखने को मिलती है। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने वीडियो पूरी देखी होगी। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप सुपर थैंक्स भेज सकते हो या फिर हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडी ऑटिक।